तुम्हारा नाम क्या है बसंती? महबूबा महबूबा। वो बदमाश हैं लेकिन बहादुर हैं। 15 अगस्त 1975 ये सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं था। उसी दिन पर्दे पर आई शोले और सिनेमा की परिभाषा ही बदल गई। 6 साल की मेहनत, 1 करोड़ का बजट जो बढ़कर 3 करोड़ हुआ, और सवाल था इतनी महंगी फिल्म चलेगी कैसे। लेकिन फिर आया जय वीरू का जादू, गब्बर का खौफ और रामगढ़ की कहानियाँ जो आज भी जिंदा हैं। अब जब शोले 50 की हो रही है, क्यों ना दोबारा उस दौर को जिया जाए जिसने फिल्म को बना दिया कल्ट क्लासिक का बाप। चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे किस्से जो आज भी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। शोले की मेकिंग से जुड़े वो किस्से जो शायद ही आपको किसी ने बताए होंगे। क्या आपको पता है शोले जैसी आइकॉनिक फिल्म के पीछे कितनी ज़बरदस्त फिल्मी उठक पटक थी? सबसे पहले इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए सलीम जावेद ने अप्रोच किया था खुद मसाला फिल्मों के बेताज बादशाह प्रकाश मेहरा को। जी हाँ, वही प्रकाश मेहरा जिन्होंने जंजीर जैसी सुपरहिट फिल्म से अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बना दिया था। लेकिन जब सलीम जावेद ने शोले की कहानी लेकर प्रकाश मेहरा के दरवाजे पर दस्तक दी तो प्रकाश मेहरा ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने के बाद तारीफ तो बहुत की, लेकिन फिर बोले शेड्यूल बहुत टाइट है, मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। जैसे ही प्रकाश मेहरा ने हाथ खींचा वैसे ही ये कहानी जा पहुंची एक और बड़े निर्देशक रमेश सिप्पी के पास। और फिर क्या था, रमेश सिप्पी ने इस स्क्रिप्ट को ऐसे गले लगाया जैसे कोई हीरा मिल गया हो। उन्होंने ना सिर्फ फिल्म को डायरेक्ट किया बल्कि उसे हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी क्लासिक फिल्म बना दिया। शोले की कास्टिंग के पीछे का ड्रामा किसी सुपरहिट फिल्म से कम नहीं था। धर्मेंद्र जैसे जिद पकड़े बैठे थे कि ठाकुर वही बनेंगे। रमेश सिप्पी के लिए स्टार कास्ट फाइनल करना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। पहले ये दमदार रोल ऑफर हुआ था ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शायद उन्हें लगा ये रोल उनके लायक नहीं। खबरें तो ये भी थी कि बाद में दिलीप कुमार को इस बात का तगड़ा पछतावा हुआ। खुद सलीम खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिलीप साहब अक्सर कहा करते थे, काश मैंने ठाकुर का रोल कर लिया होता। सोचिए, अगर दिलीप कुमार ठाकुर होते तो शोले की कहानी कुछ और ही होती। असल में संजीव कुमार की ख्वाहिश थी गब्बर बनने की। उन्होंने डायरेक्टर रमेश सिप्पी के सामने बाकायदा ये पेशकश की थी कि अगर उन्हें गब्बर का रोल दे दिया जाए तो वो अपने दांत काले करवा लेंगे, बाल कटवा लेंगे, चेहरे को खौफ से भर देंगे, यानी पूरी तरह से किरदार में ढलने को तैयार थे। मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उधर ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार जो फिल्म की रीढ़ था, उसे निभाने का सपना देख रहे थे खुद धर्मेंद्र। लेकिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी के लिए ये मामला बन गया था एक जटिल धर्म संकट। एक तरफ संजीव की संजीदगी और दूसरी तरफ धर्मेंद्र की दीवानगी। और फिर डायरेक्टर ने चल दी अपनी शतरंजी चाल। सिप्पी ने धर्मेंद्र से बड़े ही शातिर अंदाज में कहा, अगर तुम वीरू का रोल करोगे तो पूरा वक्त हेमा मालिनी के साथ बिताने का मौका मिलेगा। रोमांस, गाने, नाच और साथ में भरपूर स्क्रीन टाइम। लेकिन अगर तुम ठाकुर बन गए तो हेमा तो दूर दूर तक नहीं दिखेगी। बस फिर क्या था, हेमा के प्यार में पागल धर्मेंद्र को ये बात सीधा दिल पर लगी। अगले ही पल उन्होंने वीरू के किरदार के लिए हाँ कर दी, सिर्फ और सिर्फ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने की लालच में। और यूँ ठाकुर का गंभीर और प्रभावशाली किरदार गया सीधा संजीव कुमार की झोली में। क्या आप जानते हैं कि शोले फिल्म का सबसे दमदार किरदार ठाकुर बलदेव सिंह असल जिंदगी की एक हकीकत पर आधारित था, और वो हकीकत जुड़ी है खुद बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से। जी हाँ, शोले का वही आइकॉनिक और रौबदार किरदार, वो ठाकुर असल में सलमान खान के नाना यानी सलीम खान के ससुर से इंस्पायर था। नाम था ठाकुर बलदेव सिंह, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। कहते हैं कि जब शोले की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब सलीम जावेद की जोड़ी सलीम खान की निजी जिंदगी से कई इंस्पिरेशन ले रही थी।
और इसी दौरान सलीम खान के ससुर यानी सलमान के नाना का नाम और व्यक्तित्व उनके जहन में इतना गूंज रहा था कि उन्होंने किरदार के लिए वही नाम रख दिया, ठाकुर बलदेव सिंह। मज़ेदार बात यह है कि असल ज़िंदगी में वो फौजी थे, पर फिल्म में स्क्रिप्ट बदलते बदलते वो आर्मी से पुलिस अफसर बन गए। नाम वही रहा, रुतबा भी। अब बताइए, ये राज क्या पहले पता था? क्या आपको पता है कि शोले के आइकॉनिक विलेन गब्बर सिंह के लिए रमेश सिप्पी की पहली पसंद कोई और नहीं बल्कि उस दौर के सबसे हैंडसम और स्टाइलिश विलेन डैनी थे। लेकिन अफसोस, जब रमेश सिप्पी ने डैनी को अप्रोच किया तो वो पहले से ही फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान में बिजी थे और उस समय धर्मात्मा उनके लिए एक इंटरनेशनल ब्रेक जैसा था। मजबूरन डैनी को शोले को ना कहना पड़ा। जब डैनी ने इनकार किया तब फिल्म के राइटर सलीम खान ने एक ऐसा नाम सजेस्ट किया जिसने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, अमजद खान। उस वक्त अमजद एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये अनजान सा चेहरा आगे चलकर बॉलीवुड का सबसे खौफनाक विलेन बनने वाला है। लेकिन फिल्म की शूटिंग के पहले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अमजद खान के करियर को लगभग वहीं रोक दिया। पहले ही दिन कितने आदमी थे डायलॉग बोलना था, लेकिन डायलॉग अटक गया। अमजद इतने नर्वस थे कि ये छोटा सा डायलॉग वो बार बार बिगाड़ रहे थे। 40 से ज़्यादा रीटेक्स हो चुके थे, लेकिन डायलॉग एक बार भी सही नहीं बैठा। सेट पर मौजूद लोग खुसुर फुसुर करने लगे। कुछ ने तो ताना भी मार दिया, किस नौसीखिए को गब्बर बना दिया। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने उन्हें शांत होने के लिए घर भेज दिया, लेकिन उस दिन की हार ने अमजद खान को अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने पूरी रात चुपचाप अपने कमरे में रोते हुए बिताई। उन्हें लगा उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन अमजद खान एक बदले हुए इंसान बनकर लौटे और फिर जो हुआ वो इतिहास है। कितने आदमी थे से लेकर जो डर गया समझो मर गया। हर डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। क्या आप जानते हैं कि शोले का खतरनाक किरदार गब्बर सिंह असल जिंदगी के एक खूनी डाकू से प्रेरित था? गब्बर सिंह वो डाकू न सिर्फ जंगलों का सिकंदर था बल्कि दर्जनों पालतू कुत्तों के साथ चलता था और जो भी पुलिस वाला उसकी पकड़ में आता उसकी नाक काट देता था। और तभी जन्म हुआ शोले के गब्बर का। उसका लुक, उसकी हंसी और उसके डायलॉग कितने आदमी थे, सब कुछ उस रियल डाकू की वहशत से निकला था। यानी जो गब्बर आज हमारी फिल्मों का सबसे बड़ा विलन बन गया, उसकी जड़ें खून, खौफ और हकीकत में छिपी हैं। आइकॉनिक फिल्म शोले के सेट पर एक दिन ऐसा भी आया था जब बॉलीवुड के दो दिग्गज धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच शूटिंग इतनी खतरनाक हो गई कि महानायक की जान पर बनाई थी। दरअसल फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग चल रही थी। ये वही सीन था जहां वीरू यानी धर्मेंद्र को गोलियों और बारूद के साथ दुश्मनों पर कहर बरपाना था। लेकिन एक दो नहीं बल्कि 3 बार टेक खराब हुआ। बार बार सीन खराब होने से बौखलाए धर्मेंद्र ने आपा खो दिया। वो इतना आग बबूला हो गए कि गुस्से में आकर उन्होंने नकली गोलियों की जगह असली गोलियां बंदूक में भर दी और बिना चेतावनी के ट्रिगर दबा दिया। उधर पहाड़ी के ऊपर खड़े थे अमिताभ बच्चन, शांति से अपने सीन के लिए तैयार। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। धर्मेंद्र की बंदूक से निकली असली गोली सीटी मारती हुई अमिताभ बच्चन के कान के बिल्कुल पास से गुजर गई। वो बाल बाल बचे, लेकिन कुछ सेंटीमीटर और इधर उधर होती तो बॉलीवुड को उस दिन एक बड़ा झटका लग सकता था। डायरेक्टर रमेश सिप्पी की कोशिश थी कि क्लाइमेक्स सीन एकदम रियल लगे, इसलिए शूटिंग में असली गोलियों का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन उन्हें यह भी अंदाज़ा नहीं था कि धर्मेंद्र का गुस्सा ऐसा रंग दिखाएगा। क्या आप जानते हैं कि सूरमा भोपाली का किरदार शोले की शुरुआती स्क्रिप्ट में था ही नहीं? सुनकर झटका लगाना। दरअसल जब फिल्म की शुरुआती रूपरेखा तैयार की जा रही थी तो ना तो सूरमा भोपाली का कोई जिक्र था और ना ही उस बेमिसाल कॉमिक टच का कोई प्लान। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जो पूरी फिल्म की दिशा ही बदल दी।
राइटर्स और डायरेक्टर को अचानक एहसास हुआ कि इस इमोशन और एक्शन से भरी कहानी में एक तड़का ज़रूरी है, ऐसा तड़का जो हंसी के फव्वारे छोड़ दे। तभी एंट्री हुई जगदीप साहब की और इतिहास बन गया। अब ज़रा सोचिए वो आइकॉनिक सीन जहां वीरू पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और पूरी रामगढ़ की जनता की सांसें अटक जाती हैं। बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीस मैं नीचे उतरता हूँ मर्सी जी। मैं कूद जाऊंगा। वो सीन जो आज भी हर सिने प्रेमी की जुबान पर चढ़ा है, असल में शोले की स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं। दरअसल जावेद अख्तर साहब ने इस ऐतिहासिक सीन को उस वक्त लिखा जब वो एकदम रिलैक्स मूड में थे, बेंगलुरु एयरपोर्ट की ओर कार में सफ़र करते हुए। सोचिए, जिसे आज पूरी फिल्म की जान माना जाता है, वो तो एक ट्रैवलिंग आइडिया था जो अचानक बिजली की तरह दिमाग में कौंध गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। डायरेक्टर रमेश इप्पी फिल्म के लिए बुरी तरह फंसे हुए थे। फिल्म का शुरुआती बजट महज 1 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, खर्चा बेकाबू होता चला गया। रमेश इप्पी उस समय बेहद कम उम्र के थे और जेब भी हल्की थी। ऐसे में फिल्म अधर में लटकने वाली थी। लेकिन यहाँ एंट्री होती है सच्चे हीरो की, जीपी सिप्पी की, यानी रमेश इप्पी के पिताजी। जब उन्होंने बेटे की मेहनत और कहानी का विजन देखा तो उनका दिल पसीज गया। वो पूरी तरह इम्प्रेस हो गए और बोले, बेटा पैसा लगेगा तो लगे, ये फिल्म बनेगी और धमाका करेगी। फिर क्या था, उन्होंने अपने खुद के पैसे फिल्म में झोंक दिए और नतीजा बजट 1 करोड़ से सीधा 3 करोड़ तक पहुंच गया, जो उस दौर में एक सिनेमाई सनसनी थी। हर कोई कह रहा था, इतनी महंगी फिल्म, पागल हो गए हो क्या। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, पूरा देश पागल हो गया शोले के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स वैसा नहीं था जैसे आपने पर्दे पर देखा। जी हाँ, निर्देशक रमेश इप्पी ने खुद इस रात से पर्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि असली क्लाइमैक्स में ठाकुर अपने नुकीले लोहे जड़े जूतों से गब्बर को पीट पीट कर मार डालता है। लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस पर तगड़ी आपत्ति जताई। कहा गया कि कानून को हाथ में लेना दर्शकों को गलत मैसेज देगा। बस फिर क्या था, पूरे 26 दिनों तक दोबारा शूट हुआ वो क्लाइमैक्स, जिसमें गब्बर को कानून के हवाले कर दिया गया। पहले तो रिपोर्ट्स ने फिल्म को कर दिया था फ्लॉप। जी हाँ, फिल्म की रिलीज से पहले ही ट्रेड पंडितों ने ऐलान कर दिया था कि शोले बुरी तरह पिटेगी। कहा गया कि 3 करोड़ में बनी फिल्म भारी घाटे में जाएगी। रिलीज के शुरुआती दिन थिएटर रहे सूने, लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। लोगों ने एक दूसरे को फिल्म की तारीफें करनी शुरू की। माउथ पब्लिसिटी ने ऐसा जादू चलाया कि धीरे धीरे शोले के आगे हर फिल्म फीकी लगने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने देश भर में करीब 25 करोड़ टिकटें बेची और 3 करोड़ की लागत पर 35 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई। बॉलीवुड के सबसे खौफनाक विलेन गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान ने सिर्फ सिनेमा में ही नहीं बल्कि विज्ञापन की दुनिया में भी ऐसा तूफान मचाया कि पूरा मार्केट हिल गया। अमजद खान गब्बर का रोल इतना फेमस हुआ था कि ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी ने अमजद खान को बिस्किट के विज्ञापन के लिए कास्ट किया था। ये पहली बार था कि किसी कंपनी ने एड प्रमोशन के लिए किसी विलेन को अप्रोच किया। इस एड के बाद ब्रिटानिया बिस्किट की बिक्री दुगनी हो गई। शोले कोई फिल्म नहीं बल्कि एक जज्बा है। ये वो तूफान है जिसने सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। ये दोस्ती, जय वीरू की दोस्ती, गब्बर की दहशत और हर डायलॉग आज भी जहन में जिंदा है। एक्टिंग क्लास हो या आम जिंदगी, तेरा क्या होगा कालिया हर दिल में गूंजता है। 50 साल बाद भी शोले सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये एक ऐसी विरासत है जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी।